नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बाल विकास सीडीपी के प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। इस प्रैक्टिस पेपर में समस्त आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके ऑनलाइन एग्जाम होना है उसके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ये 30 प्रश्न तैयार किया गया है। पूरे 30 के 30 संभावित प्रश्न हो सकते हैं और इसके पहले 7 प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं जिसका आई बटन पे आपका ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो देर न करते हुए चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और टॉप 30 में से आपका प्रश्न क्या है, आपका फीडबैक है क्या है, आपका अवश्य जान लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मानक। सभी कमेंट कीजिएगा। तो ऐसा लक्षण जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है वह हमारा कहलाता है विश्वसनीयता। जी हाँ दोस्तों, विश्वसनीयता एक ऐसा लक्षण है जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर है, थर्स्टन तथा लिंकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? अभिवृत्ति, बुद्धि, मूल या व्यक्तित्व। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है सी टेट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो थर्स्टन तथा लिंकर्ट किसके मापन से संबंधित हो जाते हैं? ये आपके अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्स्टन लिंकर्ट अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। थर्स्टन जो होते हैं अभिवृत्ति मापनी में किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के प्रति विचार व्यक्त करने वाले अनेक कथन एकत्रित किए जाते हैं। क्या होता है इसमें? अभिवृत्ति मापनी में किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के प्रति विचार व्यक्त करने वाले अनेक जो कथन होते हैं उनको एकत्रित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्सुकता परीक्षण इनमें से किसका घटक है? अभिप्रेरण का, सृजनात्मकता का, रुचि का या बुद्धि का घटक हो जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा। 5 सेकंड के लिए सभी को वक्त दिया जाता है प्रत्येक प्रश्न के लिए फीडबैक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। और सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। अगर आप बाद में आते हैं तो वीडियो के माध्यम से आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे क्लास मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। पूरे क्वेश्चन, पूरा प्रैक्टिस पेपर जरूर अटेंड करें। बाकी टाइमिंग आपको सभी को पता है कि 11:30 बजे डेली लाइव क्लास होती है, 7 PM में आपकी लाइव क्लास होती है और 4 PM में आपकी लाइव क्लास होती है। 3 हमारी डेली क्लासेज लाइव क्लास होती हैं। तो उत्सुकता जो परीक्षण है इनमें से किसका घटक हो जाता है? वह हमारा सृजनात्मकता का घटक हो जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से सृजनात्मकता जो है किससे संबंधित नहीं है? प्रवाह, मौलिकता, मितव्ययिता, उपयोगिता। सभी कमेंट कीजिएगा। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, ये अपने आप एक पॉजिटिव ऑप्शन है। पॉजिटिव एक सकारात्मक शब्द हो जाता है पेडागोजी में। तो प्रवाह भी एक सकारात्मक शब्द है, मौलिकता भी सकारात्मक शब्द है और उपयोगिता भी सकारात्मक शब्द है। लेकिन मितव्ययिता ये आपका नेगेटिव माना जाता है। तो सृजनात्मक से संबंधित क्या नहीं हो सकता? तो मितव्ययिता नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैगने इनमें से किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के श्रेणी क्रम, अधिगम के मूल्यांकन या अधिगम के प्रबंधन से संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि गैगने जो है आपके निम्न से अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक कमेंट फीडबैक शिरोपरि है। शर्मान है जायसवाल सर, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्ध के संबंध में क्या सत्य दिया गया है? कि कलानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष से संबंधित है, बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है या बौद्धिक तथा कलानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षतः संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं बुद्धिलब्ध के संबंध में जो हमारा कथन सत्य दिया गया है कि कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। क्या होता है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होता है बुद्धिलब्धि। और इसका फार्मूला सभी लोग जानते हैं। बुद्धिलब्ध अर्थात IQ बराबर हमारा जो सूत्र होता है MA अर्थात मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले से
जरूर एक प्रश्न आता है प्रत्येक टीटी एग्जाम में, आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? अभिरुचि, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व या दबाव के लिए? सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? यह व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 पीएफ अर्थात 16 कारकों का प्रश्नावली जिसका लेखक आरबी कैटल है, जिसे व्यक्तित्व के समान सिद्धांत के आधार पर बनाया गया था। यह मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के मध्य से विकसित एक उपकरण है जिसमें हजारों तत्वों पर 10 से अधिक वर्षों के तथ्यात्मक प्रयोग और अनुभवजन्य आधार है। इसमें कम से कम समय में व्यक्तित्व के एक उद्देश्य और बहुत पूर्ण दृष्टि की पेशकश करने का उद्देश्य है। तो इसके लेखक कौन है? आरबी कैटल हैं। 16 पीएफ परीक्षण की बात करते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? गिलफोर्ड ने, कैटल ने, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने? सभी कमेंट कीजिएगा। तो 16 पीएफ परीक्षण की बात की जाती तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात करते हैं? आरबी कैटल की बात करते हैं। लेकिन बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल का भी जिक्र होता है तो आपके आरबी कैटल का ही जिक्र होता है। जी हाँ, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने दिया था, यह भी नोट कर लेना है। ये सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? सभागार है, खेल का मैदान है, घर है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है? तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु जो उत्तम स्थान होता है वह विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के स्रोत कौन सा नहीं है? यहाँ पे स्रोत दिया गया है, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से नहीं है? आप सभी लोग जानते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत चालक होता है, आवश्यकता होता है, अभिप्रेरक होता है, लेकिन इच्छा नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अभिप्रेरणा के 4 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। पहला जो मुख्य स्रोत आवश्यकता होती है, दूसरा चालक या अंतर्नोद होता है, तीसरा प्रोत्साहन या उद्दीपन होता है और चौथा होता है अभिप्रेरक। ये 4 महत्वपूर्ण आपके अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सोचना, सीखना, क्रिया करना या कल्पना करना? तो आप सभी लोग जानते हैं व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ही सीखना कहा जाता है। जो आप में अक्सर आप लोग डेली प्रैक्टिस पेपर अटेंड करते हैं, बेहतरीन प्रिपरेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है सीखने में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, नई चीज़ें सबमिट होगी, नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, जो अभ्यास के कारण होता है। तो इसी को हम क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? धारण, पहचान, पुनः स्मरण, अनुभूति? सभी कमेंट कीजिएगा। इनमें से ऐसा कारक जो स्मृति से संबंधित नहीं है, तो पहले ये जान लेते हैं स्मृति से संबंधित कारक आपका धारण होता है, पहचान होता है, पुनः स्मरण होता है, लेकिन स्मृति से संबंधित आपका अनुभूति कारक नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? शारीरिक सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत? तो आप सभी लोग जानते हैं मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सत्ताधारी नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? वह हमारी प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली की बात करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। आपका हेडफील्ड, सेफर, ड्रेवर या लेडल की बात करते हैं। सभी कमेंट कीजिए। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना यह अध्ययन केंद्र बिंदु जो हो जाता है वह जेम्स डेवर का हो जाता है। इसका है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना यह अध्ययन केंद्र बिंदु जेम्स डेवर का है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, चेस या कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? बौद्धिक खेल में, लड़ाई वाले खेल में, प्रायोगिक खेल में या गतिमान खेल में किया जा सकता है? तो चेस तथा कार्ड इनमें से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? बौद्धिक खेल में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति संप्रत्यय है किसका? क्रियापरक का, संज्ञान परक का, संवेगात्मक का या ये सभी का हो जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं अभिव्यक्ति जो संप्रत्यय कहलाता है आपकी क्रियापरक का भी कहलाता है, संज्ञान परक का भी कहलाता है और संवेगात्मक का भी कहलाता है। अर्थात ये सभी जो ऑप्शंस दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि होती है वह अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सीखने की क्षमता है, या तो दो या एक और दो दोनों है। तो आप सभी लोग जानते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि होती है वह अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होती है और सीखने की क्षमता भी होती है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन दिया है कि एक और दो दोनों सही हो जाएगा, इसलिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और फीडबैक कर रहे हैं। जयसवाल सर आपके कमेंट का बेहतरीन तरीके से रीड कर रहे हैं, आपके कमेंट्स को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो शिक्षक भर्ती में नंबर 1 टीटी फैमिली में आपका जो परिवार है, टीटी फैमिली है, आवर फैमिली है, आपका कमेंटेड यहाँ पे सर्वोपरि है। दोस्तों, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का चिंतन से है, तर्क से है, बोध से है, विवेक से है। और यह सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्ध से होता है जो अधिगम का बोध से होता है। ठीक है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से होता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थांडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? रचनात्मकता और मौलिकता है, शारीरिक गठन और शक्ल सूरत है, संयोजन और बुद्धि है, चिंतन और कल्पना है। तो आप सभी लोग जानते हैं थांडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार है वह चिंतन और कल्पना है। थांडाई कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? थांडाई कहाँ के निवासी हैं? थांडाई मनोवैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया था? ये सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। और इसके पहले हमने मनोवैज्ञानिक के बेहतरीन तरीके से आपके टॉप 100 क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो क्लास वीडियो नहीं देखा तो जरूर अवश्य जाके चैनल को विजिट करके अवश्य देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध या प्रतिच्छायित अवरोध? तो इनमें से जो भूलने का सिद्धांत कहला जाता है वह हमारा प्रतीपकारी अवरोध कहला जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय तनाव के, भग्नाशा के, संबंध के या चिंता के? तो किसके मानसिक विकार के लक्षणों को सभी को दर्शाते हैं? देखिए, तनाव के दर्शाते हैं, भग्नाशा के दर्शाते हैं, चिंता के, सिवाय संबंध के। संबंध के नहीं दर्शाते हैं, यही पूछा जा रहा है कि किसके सिवाय? संबंध के सिवाय। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ये टीटी एग्जाम में बेहतरीन प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है और संभावित प्रश्न है। तो विकास के जिस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, क्या वह प्रौढ़ावस्था है, किशोरावस्था है, मध्यावस्था है या वृद्धावस्था है? तो आप सभी लोग जानते हैं जिस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है वह हमारा किशोरावस्था कहलाता है, जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु का ग्रुप कहलाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो ये जान लीजिए, सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एपी पावलोव ने किया। लेकिन किस पर प्रयोग करके किया था? चूहे पर, खरगोश पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर। देखिए, जब भी स्किनर का जिक्र होता है चूहा की बात की जाती है। ठीक है, जब भी थांडाइक का जिक्र होता है बिल्ली पर प्रयोग किया था, लेकिन कुत्ते पर प्रयोग करने वाले आपके ईपी पावलोव थे। तो पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसके? कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सीखने के जो वक्र होता है कैसा होता है? सीखने की मौलिकता के सूचक होता है, सीखने की प्रगति का सूचक होता है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप का सूचक होता है या सीखने की रचनात्मकता का सूचक होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो सीखने का वक्र होता है वह सीखने के प्रगति का सूचक होता है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका ऑलरेडी सही हो जाएगा। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं,
आपकी जब नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो अध्यापन के समय जब आप पढ़ा रहे होंगे तो इनमें से किसका सर्वाधिक आपको ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थी की आयु का, विषय वस्तु का, व्यक्तित्व भिन्नता का, या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का? तो अध्यापन के समय अध्यापक को जिसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए वह आपकी व्यक्तित्व भिन्नता का होता है, क्योंकि सभी की बुद्धि अलग अलग होती है, सभी की इच्छाएं अलग अलग होती हैं, सभी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि आप और हमारे सभी में आस पड़ोस जहाँ भी देखेंगे व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें रचनात्मकता कहते हैं, परस्परता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगत कहते हैं? तो कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उन्हें गतिशीलता कहा जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, मानसिक स्वास्थ्य और घनिष्ठ में संबंध क्या होता है? स्वीकार्यता का, अभिव्यक्ति का, बचने का या समायोजन का होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य और घनिष्ठ में संबंध जो होता है वह आपके समायोजन का होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? क्रियाशीलतावाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद? इनमें से जो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है वह हमारा को कहलाता है सृजनशीलतावाद। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? विचार सहचर विधि, मिश्रित विधि, एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो स्मरण करने की जो विधि कहलाती है वह हमारी कौन सी कहलाती है? यह आपको लिए मॉक क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया, 30 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास 4 PM में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।